नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जो भी हम हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डालते हैं उनकी पीडीएफ और लिंक सबसे पहले आपको वहीं पर ही नोटिफाई कर दी जाएगी। तो आप वहां पर अपने वीडियोस को देखकर अपने नोट्स बनाकर दोस्तों एकदम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को, जो आपका एम है उसको अचीव करने के लिए अविजन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, राइट। तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं दोस्तों। आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी सभी सुविधाएं मिल जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। According to the RBI, which state has emerged as the top recipient state surpassing Kerala? राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आरबीआई के तहत, ठीक है, रेमिटेंस के हिसाब से रिसिप्टेंट स्टेट जो है वो उसने किसने टॉप किया है केरला को पीछे छोड़कर? आसाम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। द करेक्ट विल बी योर महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। पूरी बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक्चुअल में न्यूज क्या है, ठीक है। तो आरबीआई सेज इंडिया शेयर ऑफ रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब हम समझाएंगे आपको, फ्रॉम गल्फ रीजन डिक्लाइंड इन फाइनेंशियल ईयर 2021। सबसे पहले तो दोस्तों कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे दोस्तों रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। देखो समझना, मेरी बात को गौर से सुनना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और ये बहुत ईजी पॉइंट है, इसमें कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब होता है कि जैसे मानिए कि मेरे कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं या फिर मान लो कोई भाई, कोई बहन या कोई ऐसा दोस्त है जो बाहर रहता है, इंडिया के बाहर रहता है, और वो हर महीने क्या कर रहा है, मुझे पैसे भेज रहा है, राइट। और मान लो कि एक और ऐसा रेमिटेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में मेरी अर्निंग्स हैं और मेरा एक भाई है जो बाहर रहता है, ठीक है, किसी और कंट्री में रहता है, उसको मैंने पैसे भेजे। तो रेमिटेंस यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है इनवर्ड रेमिटेंस, एक होता है आउटवर्ड रेमिटेंस, ठीक है। दो तरीके के रेमिटेंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, जो न्यूज है दोस्तों, वो किसकी है? वो है इनवर्ड रेमिटेंस की। किसकी? इनवर्ड रेमिटेंस की। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन्हीं रेमिटेंसेस की बात करेंगे जो इनवर्ड है। अच्छा, इनवर्ड कौन से होते हैं? देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इसमें जो पैसा आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे इनवर्ड रेमिटेंस, और इंडिया से जो पैसा बाहर जा रहा है उसे हम बोलेंगे आउटवर्ड रेमिटेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इनवर्ड और आउटवर्ड का डेटा होता है दोस्तों। बेसिकली क्या होता था ना कि आरबीआई बोलती थी कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, ठीक है, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उससे सबसे ज्यादा भारत में, इंडिया में इनवर्ड रेमिटेंस आता था, है ना। अब यहाँ पर आरबीआई क्या बोलती है? अब बोलती है कि वो चीज अब डिक्लाइन हो गई है, वो चीज अब डिक्लाइन हो गई है। अब गल्फ रीजन से इंडिया में इनवर्ड रेमिटेंस कम हो गए हैं। तो फिर कहाँ से बढ़ गए ये बात पढ़ेंगे हम। एज पर सर्वे कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक, द शेयर ऑफ रेमिटेंसेज फ्रॉम द जीसीसी रीजन in the India, inward remittances is estimated to have declined from more than 50% in 16-17 to about 30% in 2021, राइट। तो 16-17 के हिसाब से 50% की कमी आई है इनवर्ड रेमिटेंस में गल्फ कंट्रीज से, और 30% की कमी आ गई है 20-21 में दोस्तों गल्फ कंट्रीज से, वही इनवर्ड रेमिटेंसेस की। मतलब गल्फ कंट्रीज से जो सबसे ज्यादा पैसा भारत में आ रहा था, इनवर्ड हो रहा था, अब वो कम हो गया है। Amid the steady migration of skilled workers, advanced economics, particularly
US, UK, Singapore emerged as an important source countries of remittances, राइट तो अब दोस्तों यूके, यूएसए, सिंगापुर, ठीक है, ये तीन ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज बन गई है जहां से सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस आ रहा है इंडिया में। आई बात समझे? अब पहले गल्फ था लेकिन अब ये तीन ऐसी कंट्रीज हो गई हैं। अकाउंटिंग टू 36% ऑफ टोटल रेमिटेंस इज 2021। 2021 के टोटल 36% रेमिटेंस दोस्तों यूके, ठीक है, यूएस और सिंगापुर से देखने को मिले हैं, राइट। द यूएस surpassed the UAE as a top source of country, accounting 23% of total remittance in 2021. The share of traditional remittance receipt states is Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, which had strong dominance in the GCC region, have almost halved in 2021, accounting to the only 25% of total remittance in 16-17, while Maharashtra has emerged as the top recipient state, surpassing Kerala. पहले क्या होता था, देखो मेरी बात गौर से सुनना तुम लोग, केरला में गल्फ कंट्रीज में, मतलब गल्फ कंट्री से जब हमारे पास इनवर्ड रेमिटेंस आता था इंडिया में, तो उसमें केरला जो था वो टॉप स्टेट था। लेकिन अब वो पीछे हटकर, या मतलब उसे पीछे छोड़कर, यूके, यूएस और सिंगापुर में ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस आया। तो अब उसमें जो एमर्जिंग स्टेट बन गया वो बन गया है महाराष्ट्र, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप एसओ का एग्जाम दे रहे हो, आप एएसओ का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एलआईसी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, इंपॉर्टेंट बनता है। डब्ल्यूबीसीएस में भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि उसमें पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर आता है दोस्तों, राइट। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट नोट डाउन करना होगा जो जो मैंने बोला। पहले तो आप वर्ड्स को समझिए, रेमिटेंस को समझिए। बच्चों को रेमिटेंस का मतलब ही नहीं पता, मैंने बता दिया, ठीक है। इनवर्ड रेमिटेंस, दो आउटवर्ड रेमिटेंस, दो तरीके की रेमिटेंस होती है। रेमिटेंस का मतलब ये होता है या तो कोई इंसान आपको बाहर से इंडिया में पैसे भेज रहा है, या फिर इंडिया से आप किसी दूसरे व्यक्ति को बाहर देश में पैसा भेज रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। Who has been appointed as a new MD CEO of National Stock Exchange, right? NSE के न्यू MD CEO दोस्तों यहाँ पर किसे बनाया गया है, ये बात आपसे पूछते हैं और ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो MD CEO बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। कौन हो जाएगा? आशीष कुमार चौहान। प्लीज इसको आप लोग है ना नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट है तो हमारे एग्जाम के लिए मच रेलिवेंट हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम इसकी बात करेंगे कि क्या यहाँ पर लिखा गया है, क्या यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए, सारी चीजें हम यहाँ पर आपको कन्वे करेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए वो क्या हो जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहे और साथ ही साथ आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन हम एक साथ दे सके। अब देखिए आप यहाँ पर, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष कुमार चौहान एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ठीक है। तो यहाँ पर आशीष कुमार चौहान को दोस्तों क्या बनाया गया है? आशीष कुमार चौहान को यहाँ पर बनाया गया है एमडी सीईओ किसका? एनएससी का। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फाइनेंस अवेयरनेस में दोस्तों इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर आप आईबीपीएस का भी एग्जाम देंगे तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। डेफिनेटली क्वेश्चन आपके यहाँ पर अपीयर कर सकता है एग्जाम में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। ही विल सक्सीड विक्रम लिमाई whose 5-year term ended on 16th of July. He was one of the founders of NSE and where he worked from 1992 to 2000. He is the best known for the father of modern financial derivatives in India due to his work at NSE, right? तो दोस्तों इन्होंने जिसे रिप्लेस किया है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से रखिएगा, ध्यान गौर से सुनिएगा। रिप्लेस जिसको करते ना उस पर भी क्वेश्चन बड़ा बनता है, तो आप इनका नाम भी थोड़ा सा याद रखेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स किसको बोला गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है, राइट। This is Chauhan's second tenure in BSc and under SEBI guidelines, a candidate cannot be appointed as MD CEO for more than 2 tenures. मतलब पूरे कार्यकाल में 2 बार से ज्यादा, 2 टाइम से ज्यादा सेबी अलाउ नहीं करता है किसी को भी क्या बनना, एमडी सीईओ, ठीक है। BSE is also searching for a new CEO in place of Chauhan. As per SEBI norm, MD CEO of a stock exchange has applied to compete with other candidates from the top job after the completion of first 5-year term, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम हमारे वीडियोस में वही चीजें इनकॉर्पोरेट करेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। हम ये चीज पहले खुद देखते हैं, समझते हैं और फिर समझाते हैं कि हाँ
ये पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए मच रेलिवेंट रहता है या फिर आने के इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसे आप पॉइंट आउट करके लिख लीजिएगा दोस्तों। अब अगर मैं आपसे एनएससी की बात करूं, तो देखो कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पर बताने चाहिए आपको। एनएससी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1992 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है, तो मुंबई में हो जाता है। ये तो बात आपको पता ही होगी दोस्तों, है ना। उसी के साथ साथ रिसेंटली और भी बहुत कुछ अपॉइंटमेंट्स आई हैं, तो हम उसके बाद में भी थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर मैं जगह है मेरे पास, तो यहाँ पर कुछ रिवीजन हम करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, है ना। तो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के दोस्तों आपको पता है कौन बने थे, असीत रथ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट कुछ वीडियोस देखिए, वहां पर आपको असीत रथ जी के बारे में पढ़ाया है, जो अवीवा अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं, ठीक है। उसी के बाद अगर मैं बात करूं एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया, तो एयर इंडिया की कैम्बल कैम्बल विल्सन, इनके बारे में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अदानी पावर के, ठीक है, अदानी पावर के शेर सिंह खालिया। देखो क्या होता है ना कि हम रिवाइज करते हैं ना, तो आपके भी टिप्स पर रहती चीजें और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यशराज फिल्म्स की, ठीक है, यशराज फिल्म्स की अगर मैं बात करूं, तो कौन हो जाता है भाई, अक्षय विधानी, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं सीएसबी बैंक की बात करूं, तो विशाखा मूल्य, ठीक है। उसी के बाद साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बहुत सारे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करूं, तो परितोष त्रिपाठी, इनके बारे में मैंने पढ़ाया था। तो ऐसे कर कर आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। और अगर आपको ऐसी रिवीजन वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपको रिवीजन वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द गजल सिंगर हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 रिलेटेड एलिमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही फेमस गजल सिंगर हैं जिनका देहांत हो चुका है, और भी चलिए डिमाइस से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, आपको उनका नाम बताना है, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका भूपेंद्र सिंह। आप इनकी फोटो यहाँ पर देखिए, है ना। लेजेंडरी गजल सिंगर भूपेंद्र सिंह पास्ड अवे ड्यू टू सस्पेक्टेड colon cancer and COVID related 19 complications. He was 82 years of age and he sings the best songs like दुनिया छूटे यार ना छूटे, धर्मकांता का ये गाना था, थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमां सितारा का गाना था, ठीक है। उसके बाद विच ही सैंग विद द लेट लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर, एंड दिल ढूंढता है फ्रॉम मौसम, एंड नाम गुम जाएगा किनारा। बहुत अमेजिंग अमेजिंग गाने इन्होंने दिए। पुरानी फिल्म हिंदी के काफी मशहूर आर्टिस्ट ये थे। गजल सिंगर, नाम याद रखिएगा, और भी चीज है क्वेश्चन देगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। Who has resigned as president of the इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि आईओए का प्रेसिडेंट किसने कौन है जिसने रिजाइन किया है, ठीक है, इनमें से। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग के पास, वो हो जाएगा नरेंद्र भत्रा, ठीक है, नरेंद्र भत्रा। प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, इसके बारे में भी हम पूरी चर्चा आप लोगों से यहाँ पर करेंगे। सारी डिटेल आप लोग को देंगे कि क्या है और क्या नहीं है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है जो आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम वही उसी की बात यहाँ पर आपसे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पूरी यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके बारे में। वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नरेंद्र बत्रा इज रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ एन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राइट। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से यहाँ पर दोस्तों जो प्रेसिडेंट थे नरेंद्र बत्रा, इन्होंने क्या कर दिया भाई, रिजाइन कर दिया, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके आगे पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एज वेल एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। पर्सनल रीजन, साइटिंग पर्सनल रीजंस। तो इन्होंने यहाँ पर जो दोस्तों वजह बताई, रीजन बताया रेजिग्नेशन का, उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि उनकी कुछ पर्सनल रीजंस है जिनकी वजह से यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, रिजाइन कर दिया, ठीक है। उसी के साथ साथ ही प्रेसिडेंट भी थे एफआईएच के, और दोस्तों यहाँ पर मेंबर थे वो आईओसी के, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। Mr. Batra ceased to be the president of Indian Olympic Association when the Delhi High Court on May 25 struck down the post of life member in Hockey India, right? Courtesy of which he had contested the IOA elections had and won back in 2017, right? So this is very important, very very important. अब दोस्तों कुछ रिवीजन पॉइंट्स है जो इसके साथ मुझे आप लोगों को जोड़ने चाहिए, ठीक है। रिवीजन पॉइंट्स की बात करेंगे, तो मैंने लीजा स्थेलेकर के बारे में बात किया था, जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, ठीक है।
लीजा सेथलेकर, मैंने नाम बताया आपको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जॉय भट्टाचार्य, ठीक है, जॉय भट्टाचार्य यहाँ पर अपॉइंट हुए एज अ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। और अगर मैं बात करूँ रंजीत बजाज की, तो इन्हें भी दोस्तों चेयरमैन बनाया गया है किसका, सीओए का। तो ये कुछ रिवीजन पॉइंट्स थे। वैसे आपको इसके बारे में पूरी डिटेल याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। In July 2022, India achieved the major landmark of 200 crores COVID-19 vaccinations. India's nationwide COVID-19 vaccination program was launched on. Options are January 1st, 2021, January 16th, 2021, January 26th, 2021, or April 1st, 2021. Correct option will be January 16th, 2021, right? So India has crossed the 200 crores milestone in its cumulative COVID-19 vaccination campaign, which is a historic accomplishment. Preliminary reports indicates uh, I guess this is 2 4 more than 2 crore over here, right? Doses that had been given nationwide, कितनी सारी, मतलब 20 करोड़ 15,631 करीब यहाँ पर डोजेज दी गई है दोस्तों। इट हैज अकम्प्लिश्ड ओवर अगेन योर सेम 2 करोड़ 63 26 111 सेशंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी congratulated his compatriots for achieving this important goal in a tweet। तो बेसिकली यहाँ पर माइलस्टोन जो है इंडिया का 200 करोड़ का वैक्सीनेशन का, वो अचीव कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये बात बोलना चाहता है, ये हमारी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मोस्टली इस पर क्वेश्चन बनने का तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एसएससी में क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है, बट बैंकिंग के एग्जाम में इसमें थोड़ा सा रेलिवेंट ये नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स में अगर ऑनगोइंग नेशनल अफेयर्स पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को कन्वे कर दिया। नेक्स्ट शब्द, अमंग द फॉलोइंग हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है अमंग द फॉलोइंग किसे अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अभिलाष बराक, राज शुक्ला, तपन कुमार डेका और मनोज सोनी। करेक्ट विल बी और राज शुक्ला। इनकी फोटो देखिए आप यहाँ पर, है ना, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे फिर। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर Raj Shukla has been appointed as a member of Union Public Service Commission. The UPSC recommends candidates to the government for appointment to the Indian Administrative Services, IFS that is Indian Foreign Services, IPS that is Indian Police Services, and the Central Services of Group A and Group B. ठीक है, तो यूपीएससी एग्जाम पता है आपको, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, आईएएस आईएफएस आईपीएस उसी से बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं मेंबर राज शुक्ला, जो कि लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हैं, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों यहाँ पर, आपने एक नाम देखा मनोज सोनी, ठीक है, आपने एक नाम देखा होगा यहाँ पर मनोज सोनी का। ये जो मनोज सोनी है वो है कौन, इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों मनोज सोनी जो है वो बेसिकली यूपीएससी के चेयरमैन है, ठीक है। यूपीएससी के कौन है, चेयरमैन है, आप लोग ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। इससे रिलेटेड जितनी भी लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। द जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल मून डे एवरी ईयर ऑन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 20th of July. The General Assembly declared International Moon Day, a United Nations designated international day to be observed annually on 20th of July. तो दोस्तों इंटरनेशनल मून डे जो होता है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई थीम मुझे नहीं दिख रही, इंपॉर्टेंट डे है लेकिन कोई थीम नहीं है, तो आपको थीम याद नहीं करनी। अब देखो, इंटरनेशनल मून डे 2022 इज चूजन एज अ डे टू एडुकेट और प्रमोट अवेयरनेस ऑन द स्टेटस एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर जो मेन मोटिव है कि 2022 में इंटरनेशनल मून डे को क्यों मनाया गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है या मोटिव आप बोलो, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। ह्यूमैनिटी को मतलब एडुकेट करो ह्यूमैनिटी की तरफ, प्रमोट करो ह्यूमैनिटी की तरफ, ये एक यहाँ पर इसका मोटिव था। इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स, the International Moon Day 2022 will be observed as an annual event and general public celebration will be held all over the world, right? तो ये ध्यान रखना। और ये साथ UNOSA का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप लोग कवर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, वर्ल्ड चेस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन डैश ग्लोबली। करेक्ट विल बी और 20th of July एज से, राइट। यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे। वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को वर्ल्ड वाइड, ठीक है।
The day marks the date of the establishment of International Chess Federation in Paris 1924. On this day, we can observe the day by teaching of someone or learning how to play the game. Also, we can consider a 24-hour marathon or share your story about your own chess strategy, right? चेस है क्या दोस्तों? तो चेस इज अ यूनिवर्सल गेम दैट encourages fairness, inclusiveness, and respect for others. It is a noteworthy in this regard because it can support a climate of tolerance and international understanding. Chess is one of the most ancient intellectual and cultural games with a combination of sport, scientific thinking, and elements of art. As an affordable and inclusive activity, it is an exercise anywhere and played by all across the barriers of language, age, gender, physical ability, and social status. ये बात तो सच है दोस्तों कि चेस एक ऐसा गेम है, कोई भी खेल सकता है, कहीं भी खेल सकता है, काला गोरा, ठीक है, जिसको फिजिकल एबिलिटी कोई कमी है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, वो भी खेल सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर चेस को बहुत ही रॉयल गेम माना जाता है, ठीक है। मतलब आप देखे होंगे राजा महाराजा भी पहले काफी चेस चेस खेलते थे। मतलब चेस को एक एक मैं बोलूँ तो एक रॉयल गेम माना जाता है, हर जगह खेला गया और बहुत सालों से खेला जा रहा है। तो यहाँ पर कोई थीम नहीं है इस दिन की, बट हाँ, ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड चेस डे को 20 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो रेलिवेंट है आपके लिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। What amount of withdrawal cap has been recently imposed by RBI on Mumbai-based Raigad Shehkari Bank? अब देखो, सिंपल बात, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ रहेगी। हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे दोस्तों आप लोग के साथ, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाओ। देखो, बेसिकली इस पर पेनल्टी, इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है, मतलब ऑलमोस्ट कैंसिल करने की कगार पर है, और विड्रॉल कैप लगाई है यहाँ पर कि एक बंदा इससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकता। तो वो लिमिट कितनी की ये बतानी है, वो हो जाएगा करेक्ट 15,000 रुपये, ठीक है। अब देखो, मुंबई बेस्ड रायगढ़ सहकारी बैंक, ठीक है, रायगढ़ सहकारी बैंक। अभी जो बैंक है, including a withdrawal cap of rupees 15,000 per customer, the cooperative bank is subject to a number of restrictions, including the inability to issue loans, make any investment, and to take deposit without RBI prior approval. तो यहाँ पर क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन लग गया। क्या लग गया? रेस्ट्रिक्शन लग गया, मतलब मोराटोरियम लगा दिया है किसने? आरबीआई ने। मैम कितना बड़ा वर्ड बोल दिया आपने, मोराटोरियम। मोराटोरियम मतलब होता है कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगाना किसके ऊपर? बैंक्स के ऊपर, कि बैंक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कुछ वायलेशन किया होता है रूल्स का, या फिर इनएडिक्वेट कैपिटल की वजह से यहाँ पर ये मोराटोरियम लगता है जो आरबीआई लगाता है। तो रिजर्व बैंक stated that depositor may be permitted withdraw up to rupees 15,000 of the entire balance across the saving bank, current and other accounts. The limitation will be effect on the full 6 months. 6 months तक ये लिमिटेशन चलेगी। आपके खाते में अगर 15 लाख रुपए भी है ना, तो भी तुम कितना कर पाओगे? सिर्फ 15,000 ही निकाल पाओगे, सीधी बात। The RBI added that it would be incorrect to interpret the directives given in Raigad Sehkari Bank as a revocation of its banking license. बताया मैंने आप लोग को, है ना। Until the financial situation becomes better, the bank will continue to conduct banking business with limits. In addition, Reserve Bank stated that depending on the situation, it might modify the instructions. तो यहाँ पर बेसिकली बात बोली गई है कि अभी इस बैंक की, जो ये बैंक है, इसकी जो हालत है वो बहुत खराब है, जिसकी वजह से आरबीआई ने मोराटोरियम लगाया है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि 15,000 से ज़्यादा कोई विड्रॉल कैप नहीं रहेगी यहाँ पर। अगर सुधरती है टाइम के साथ हालत, तो यहाँ पर डायरेक्शंस में भी चेंज आएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई मतलब बैंकिंग एक्टिविटीज और बैंकिंग बिजनेस में लिमिट्स में अगर चेंज आएंगे, तो हो सकता है कि मोराटोरियम या रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए जाए टाइम के साथ, ठीक है। वो टाइम बताएगा दोस्तों क्या है और क्या नहीं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि इन दिनों आरबीआई ने कौन कौन सी बैंक के ऊपर कितना कितना पेनल्टी लगाए। यहाँ पे कुछ जगह है मेरे पास, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो जैसे दोस्तों मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगी है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो 30 लाख की पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। उसी के साथ में अगर पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करूँ आपके साथ, तो उसके ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी लगी करीबन 27.5 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की,
तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करीबन 1.25 करोड़ की यहाँ पर लमसम पेनल्टी लगी है, ठीक है। उसी के साथ मैं बात करूँ अगर आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो उसके साथ 1 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 70 लाख की पेनल्टी यहाँ पर लगी है, ठीक है। फेडरल बैंक की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फेडरल बैंक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कम से कम नहीं तो 5.72 करोड़ रुपीस की यहाँ पर पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने पढ़ाया है आप लोग को, है ना, 1.7 करोड़ की यहाँ पर पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, तो 37.50 लाख की यहाँ पर पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। जापान बेस्ड MUFG बैंक है, उसके ऊपर 45 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। मन्नपुरम फाइनेंस के ऊपर करीबन 17.5 लाख रुपए की यहाँ पर लमसम लगाई गई है पेनल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिवीजन पॉइंट्स था जो हमने इन दिनों में पेनल्टीज पढ़ी है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज सेशंस के साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे तो बढ़ते जाएंगे लेकिन पीछे का भूलते जाएंगे, तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। तो आप ये ध्यान रखना है ना, बिल्कुल ध्यान रखना आप ये बात। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। फॉर्मर वेस्ट इंडीज स्किपर डैश अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट विद इमीडिएट इफेक्ट। क्रिस गेल, दिनेश रामदीन, जेसन होल्डर, कार्लोस ब्रैथवेट। करेक्ट विल बी योर दिनेश रामदीन, ठीक है। यहाँ पर पूरी बात करेंगे। वेस्ट इंडीज के 2 क्रिकेटर सिमोन्स और रामदीन, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ठीक है। पूरी बात करते हैं। दिनेश रामदीन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ही प्लेड लास्ट मैच फॉर वेस्ट इंडीज इन T20I in December 2019. However, he will continue to play franchise cricket, and he has played 74 tests, 139 ODIs and 71 T20s. He started out in test cricket, making his debut against Sri Lanka in Colombo in July 2005, and he played a part of West Indies T20 World Cup triumphs in 2012 and 2016. Meanwhile, Simmons की बात करूँ अगर मैं, announced retirement from international cricket, and his decision came to the fore after the Caribbean Premier League franchise Trinbago Knight Riders posted a congratulatory message for the player, right? तो यहाँ पर दो वेस्ट इंडीज प्लेयर है जिन्होंने रिटायरमेंट दोस्तों यहाँ पर अनाउंस किया है। तो ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट होता है, कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि जैसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डालें तो उसकी लिंक और PDF सबसे पहले आपको उस ग्रुप में मिल जाए। साथ ही साथ आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।